हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी साइंस की क्लास 6 की कवर कर रहे थे फ्रेंड्स, और ये जो एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं ये न्यू एनसीईआरटी है। मैंने आपको बताया था कि ये साइंस की क्लास 6 के एनसीईआरटी में काफ़ी चेंजमेंट हुए हैं और काफ़ी नई चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। इस वजह से ये आपको पढ़ करके चलना है। हम कैसे कवर करते हैं तो फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कवर कर रहे हैं और ये हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से कवर करते हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो पाती है। क्योंकि जब हम बैठते हैं एनसीईआरटी लेके, क्योंकि वो बच्चों के हिसाब से लिखी गई हैं, तो कई इधर उधर की भी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होता है, पता नहीं चलता कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। इस वजह से ये काम मैंने आपके लिए फ्रेंड्स कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है मेरे। आप इस तरीके से एनसीईआरटी कवर करेंगे तो बहुत ही अच्छे से कवर होगी। आगे बता दूं कि ये किन किन एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, जिन भी एग्जाम्स में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। केवीएस पीआरटी एग्जाम की बात करूं तो उसमें ईवीएस वाले पोर्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बने थे 6 to 8 साइंस के एनसीईआरटी से। फिर सीटेट पेपर 2 अगर साइंस से है आपका तो भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर बीपीएससी टीआरई जो टीचिंग एग्ज़ाम होता है, अगर इसके आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सब जगह से सुनने को मिला होगा कि एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो 1 to 5 और 6 to 8 लेवल पर जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साइंस से हमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अदर एग्जाम्स जिनमें भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए मेरी क्लास इक्वली यूजफुल है। आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। एक और बात मैं यहाँ पर आपसे क्लियर कर दूं कि फ्रेंड्स, मैंने जो चैप्टर है लिखे जरूर, नोट जरूर मेरे हिंदी में है, पर इसमें जो शब्दावलियाँ होती हैं मेन वो मैं इंग्लिश में भी लेकर के चलती हूँ। जैसे वाष्पन या वाष्पीकरण है, इसको इवेपोरेशन कहते हैं। मतलब इस वजह से क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के साथ कई बार हमें देखने को मिलता है, आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा इवेपोरेशन। मतलब ये जो आपको इंग्लिश का वर्ड है ये देवनागरी लिपि में देखने को मिल जाएगा। इस वजह से हमें इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तब भी फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने जो टर्म्स हैं ये इंग्लिश में ही लिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में ये आपको देखने को मिलेगा, ये तिरुक्कुरल एक तमिल काव्य है और वहाँ की एक पंक्ति लिखी हुई है, यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो विशाल समुद्र भी सूख जाएंगे। ये बात तिरुक्कुरल में कही गई है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन है, क्वेश्चन बन सकता है। रेफ्रिजरेटर या जो फ्रिज होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं ये यहाँ पर बताया गया है। तो इसको प्रशीतित्र और फ्रीजर को हिमीकरण यंत्र कहते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान रख सकते हैं आप। एक ही पदार्थ के अलग अलग रूपों को पदार्थ की अवस्थाएं कहा जाता है। मतलब कि एक ही पदार्थ हो किंतु उसके रूप अलग अलग हो तो उसको हम क्या कहेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं। जैसे कि हम लोग जल लेते हैं, जल की एक अवस्था आपको देखने को मिलेगी बर्फ के रूप में, एक जल के रूप में ही देखने को मिलेगी, और एक आपको जलवाष्प के रूप में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, है तो ये जल ही, एक ही पदार्थ है, लेकिन इसकी अलग अलग अवस्थाएं ये हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा है, देखिए एग्जाम्पल में भी आपको ऐसा समझाया गया कि जल की ठोस अवस्था बर्फ होती है, जो द्रव अवस्था होती है वो जल होती है, और गैस अवस्था या गैसीय अवस्था जलवाष्प या वाटर वेपर होती है। आगे हम लोग देखेंगे वाष्पन या वाष्पीकरण या इवेपोरेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जल के जो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है। बेसिकली अगर हम कहें कोई भी द्रव अवस्था अगर है और वो चेंज हो रही किसमें, अपने वाष्प अवस्था में, भाप में, तो ये जो कन्वर्जन है, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ही वाष्पन या वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे वाटर जो है वो अपने वेपर स्टेट में चेंज होता है। फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कपड़े धूप में पड़े हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि उनका पानी कहाँ चला जाता है, तो वो पानी जो है वो भाप बन करके ऊपर उड़ जाता है, उसको ही हम जलवाष्प कहते हैं। और ये हमारी वायु में रहता है जलवाष्प, है ना, जलवाष्प के कण। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है ये कमरे के सामान्य ताप पर लगातार होती रहती है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप जब आग लगाएंगे या गर्म सतह जो है बहुत वही प्रोवाइड करेंगे तभी वाष्पन होगा। आप कई बार देखोगे रूम में आप छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा जल रखेंगे, थोड़े दिन बाद वो आपको गायब मिलेगा, वहाँ से वो उड़ जाता है, क्योंकि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है ये सामान्य ताप पर भी लगातार होती रहती है। ठीक है, जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है कपड़ों का सूखना, पोछा लगे, फर्श का सूखना आदि। वास्तव में जो जलवाष्प होता है ये अदृश्य या इनविजिबल होता है। ठीक है, कैसा होता है? अदृश्य होता है, किंतु भाप में छोटी छोटी बूंदों की उपस्थिति से दृश्यमान या विजिबल बनाती है। आपने कई बार देखा भी होगा भाप ऐसे बनते हुए, है ना। तो वही ये बता रहा है कि जो भाप में छोटी छोटी बूंदों की उपस्थिति होती है ये इसे दृश्यमान बनाती है। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ संघनन के बारे में कहा गया है। इंग्लिश में भी हमें ध्यान रखना है, इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों देखिए, हिंदी मीडियम वालों के साथ मैं कई बार देखती हूँ, आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इस तरीके से यही जो वर्ड है इसको ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर आप कहोगे मैंने तो संघनन पढ़ा था, ये पढ़ा नहीं। कंडेंसेशन इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। इस वजह से फ्रेंड्स इंग्लिश वर्ड भी हमें पढ़ करके ध्यान रख के चलने हैं। जलवाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन को, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो द्रव से वाष्प अवस्था या गैसीय अवस्था में जो कन्वर्जन हो रहा था उसको हमने कहा था इवेपोरेशन। क्या बोला था? इवेपोरेशन। ऐसे ही जो गैसीय अवस्था होती है या वाष्प अवस्था होती है उससे अगर हम द्रव अवस्था में कन्वर्जन करते हैं तो ये जो कन्वर्जन की प्रक्रिया है यही हमारा संघनन है। ठीक है, कंडेंसेशन है। ध्यान रख के चलना है फ्रेंड्स, दोनों में डिफरेंस करके बहुत अच्छे से चलना है। मन में आप इमेज बना लीजिए। ठीक है, जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझाया गया था फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान रख के चलना है। देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी कोई चीज़ गर्म होती है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में चाय बना रहे हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ ऐसा गर्म कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो जो जल है वो वाष्प बन करके ऊपर उड़ रहा है। अब वो ऊपर उड़ के जा किधर रहा है? तो रहता तो हमारी वायु में ही है। कहाँ रहता है? वायु में ही। ये जो जलवाष्प है ये वायु में ही रहता है। ठीक है, अब क्या होता है जब कभी भी आप देखते होंगे कि आप जैसे बहुत ठंडा पानी है और आपने ग्लास में लिया बहुत ठंडा पानी, तो उसके बाहर आपको जल की बूंदें दिखाई देंगी। ठीक है, बाहर आपको छोटी छोटी जल की बूंदें दिखाई देंगी। तो ये जल कहाँ से आता है? क्वेश्चन ये आता है कि ये जल कहाँ से आया, क्योंकि भाई जल तो हमने इसके ग्लास के अंदर डाला था, ये बाहर क्यों दिख रहा है, बाहर ये बूंदें क्यों आई? तो फ्रेंड्स इसी वजह से, क्योंकि जो वायु है उसमें जलवाष्प विद्यमान है, वो तो वाष्प के रूप में विद्यमान है, लेकिन जब हम उसे ठंडा करेंगे, जब वो जैसे ही ठंडी सतह के संपर्क में आएगी तो वो वाष्प तुरंत द्रव में परिवर्तित हो जाती है, और यही जो प्रक्रिया है यही संघनन कहलाती है। यही संघनन होता है कि वाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना, और ये कब होगा? ठंडा करने पे। वाष्प को जब हम ठंडा करेंगे तब द्रव अवस्था में आएगा। इसी वजह से जल वाष्प प्रेजेंट होती है वायु में, वो जैसे ही ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो तुरंत बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही यहाँ पर बताया गया है, जब वायु में विद्यमान जलवाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो जल की बूंदें बनती हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जल की तीनों अवस्थाओं के गुणों में अंतर। फ्रेंड्स जल की तीनों अवस्थाओं के गुणों में अंतर के माध्यम से आपको ठोस, द्रव और गैस में अंतर करने का के बारे में यहाँ पर आपको सिखाया गया है। जैसे बर्फ जो होती है, ठीक है, जो ठोस अवस्था होती है जल की, बर्फ, इसमें देखिए आकार निश्चित होता है। अगर बर्फ इस आकार की है तो आप कहीं भी रखिए वो इसी आकार की रहेगी। ठीक है, और इसका जो फैलने का गुण होता है, ठीक, जो बर्फ है इसका फैलने का गुण भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बर्फ जैसे यहाँ पर रखी है तो आप कहीं और रख देंगे तो ये तुरंत इस शेप में आ जाएगी, फैल जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं द्रव अवस्था जो होती है, जो स्वयं जल होता है। ठीक, अब इसको आप देखोगे तो इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है।
अनिश्चित का मतलब क्या है कि देखिए, अगर मान लीजिए जल आपने ग्लास में लिया है तो ये उसी के आकार में रहेगा। आपने इस जल को यहाँ पर कटोरी में डाल दिया तो ये जो जल का आकार हो गया वो कटोरी का हो गया, ठीक है, कटोरी का आकार ले लेगा। तो वही इसी वजह से आकार तो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो है वो निश्चित होता है, स्थिर होता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि इसमें आपने इतना जल लिया था, ठीक है, अब जब आप इसे कटोरी में डालेंगे तब भी तो जल उतना ही रहेगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हाँ कम हो गया यहाँ पर आते ही। तो इस वजह से आयतन जो है वो स्थिर रहता है और फैलने का गुण होता है द्रव में, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जल वाष्प। ये गैसीय अवस्था होती है जल की, ठीक है, और इसमें जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। जब भी आपने देखा होगा, जैसे आप मान लीजिए कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं, आपने भाप ऐसे उड़ते हुए देखा, तो इसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है, और इसमें फैलने का गुण होता है और साथ ही साथ इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता। ये बात आपको, ना तो आकार निश्चित और ना ही आयतन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो जलवाष्प है ये वायु में विद्यमान होता है, मैंने बात आपको बताई, समझाई भी है भी बहुत अच्छे से, ठीक है। आर्द्रता या ह्यूमिडिटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है, ठीक है, मतलब कि जो वायु है हमारे आसपास तो उसमें जो जल के कण हैं, मैंने बताया कि निरंतर जो है ये वाष्पन की या वाष्पीकरण की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। तो जो जल की बूंदें हैं वो वाष्प बनकर के वायु में मिश्रित हो जाती हैं, वायु में मिल जाती हैं, ठीक है। तो यही जलवाष्प की मात्रा जो वायु में प्रेजेंट होती है, इसी को ही हम आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं पिघलना, हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में लिखा हुआ है मेल्टिंग। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, ये इंग्लिश के वर्ड भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग क्या होता है, बहुत इजी है, ठोस का द्रव में परिवर्तित होना, क्या होता है मेल्टिंग, ठीक, वही लिखा है, ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने का जो प्रक्रम होता है उसको हम पिघलना या मेल्टिंग बोलते हैं। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, जैसे कि बर्फ का जल में बदलना, तो हम लोग नॉर्मली बोलते भी हैं कि बर्फ़ पिघल रही है ना, तो पिघलना या मेल्टिंग बहुत इजी है। आगे हम लोग आते हैं हिमीकरण या फ्रीजिंग, ये क्या है, तो बस इसका जस्ट उल्टा आपका पिघलने का, जैसे कि ठोस का द्रव में परिवर्तित होना, हमने क्या अभी पढ़ा, ठोस का द्रव में परिवर्तित होना हमारा मेल्टिंग, ऐसे ही द्रव का ठोस में परिवर्तित होना फ्रीजिंग होता है, जैसे कि जल का बर्फ बनना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रख के चलनी है। आगे हम लोग देख लेते हैं, ये जो बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिए रहते हैं ना, जैसे कि ये एक दिया है वायुमंडलीय जल जनित्र, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं AWG, यानी कि एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। ये क्या है, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर क्या है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसा एक यंत्र होता है, ऐसी एक मशीनें होती हैं जो कि वायु में, मैंने अभी आपको बताया कि वायु में जो जलवाष्प है वो उपस्थित रहती है, ठीक है, वाष्प, तो और इसको अगर हम ठंडा करने का कुछ ऐसा हो जाए कि ये ठंडी हो जाए, तो ठंडे होने पे ये तुरंत जल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मशीनें होती हैं ये यही करती हैं, क्या करती हैं, जो आर्द्र वायु होती है, मतलब नम वायु जिसमें जलवाष्प की काफ़ी मात्रा होती है, उससे जल एकत्र करती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये कौन सी प्रक्रिया के तहत ये कर रही होंगी, ध्यान रखना है, संघनन या कंडेंसेशन, ठीक, जिसमें कि जो वाष्प है वो कन्वर्ट होती है लिक्विड में, ठीक है, जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है ठंडा करने पर। आगे हम लोग देखेंगे, यही इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जलवाष्प जो है वो जल में कन्वर्ट हो रही है संघनन प्रक्रिया के फलस्वरूप। आगे हम लोग देखते हैं वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि इवेपोरेशन जो है वो कब ज़्यादा होगा, कब होगा, है ना, किन किन कंडीशन में, ये बात बताई गई है। जैसे कि फ्रेंड्स आपने कई बार देखा होगा, जब आप कपड़े फैलाने जाते हो तो आप ऐसे सिर्फ ऐसे जो कपड़े हैं, मान लीजिए कोई कपड़ा है तो आप उसे इस तरीके से नहीं रखोगे, आप उसे फैला के ऐसे करके डालोगे,
ठीक है, ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो वो कपड़ा जल्दी सूखेगा। क्यों जल्दी सूखेगा? क्योंकि सतह में जब वृद्धि होती है, सतह या क्षेत्र में जब वृद्धि करते हैं तो उससे वाष्पीकरण जो है वो बढ़ता है। वाष्पीकरण बढ़ेगा मतलब जल वाष्प में कन्वर्ट होगा और आपके कपड़े सूख जाएंगे। ठीक है, और जितना हम इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, तो वो कम सूखेंगे। तो ये बात आपको बताई गई है। आगे क्या बताया गया? तापमान में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। ठीक, यहाँ पर एक बात समझाई गई थी कि आप मान लीजिए कि आप कोई पानी है ये कटोरे में रख के कमरे के अंदर रखते हैं और यही पानी आप सूर्य की रोशनी के सामने रखते हैं, तो किस कंडीशन में जो पानी है वो जल्दी वाष्प में परिवर्तित होगा? तो साफ सीधी बात है, धूप में रखने पर। तो वही लिखा है, तापमान में वृद्धि के साथ जो वाष्पीकरण है वो बढ़ता है, सतह में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है, आर्द्रता में कमी के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। ये बात आपको समझ के चलनी है। मैं थोड़ा यहाँ पर आपको समझाती हूँ। जैसे जो बारिश के दिनों में जो वायु होती है वो काफ़ी नम होती है, काफ़ी आर्द्र होती है। ठीक है, तो उस समय आप देखोगे आपके जो कपड़े हैं वो बहुत देर से सूखते हैं। ठीक है, क्योंकि वायु में पहले से ही जल वाष्प की खूब सारी मात्रा है, क्योंकि वायु की भी एक कैपेबिलिटी है ना कि वो कितना जल वाष्प ग्रहण कर सकती है। जब उसमें पहले से ही जल वाष्प के खूब सारे कण हैं, ठीक है, तो वो फिर जल्दी जो वाष्प है वो ग्रहण नहीं करेगी और इस वजह से ही जो बरसात में आपके कपड़े हैं देर से सूखते हैं। ये आपको ध्यान रख के समझ के चलना है। आगे, हवा की गति बढ़ने के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। तो फ्रेंड्स देखा होगा आपने कि आप अगर पंखे के सामने कपड़े डालते हैं तो जल्दी सूखते हैं, और अगर आप वही कपड़े किसी और जगह डालते हैं तो शायद उतने अच्छे से ना सूखे, जहाँ पर पंखा या हवा चल रही है वहाँ जल्दी से सूखेंगे। तो यही बात बताई गई, हवा की गति बढ़ने के साथ जो वाष्पीकरण है वो भी बढ़ता है। आगे हम लोग देखते हैं, बरसात के दिनों में वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, अतः जल मंद गति से वाष्पित होता है। अभी मैंने यही आपको समझाया है। आगे देखें, गर्म हवा में जलवाष्प धारण करने की क्षमता ठंडी हवा की तुलना में अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे गर्मियों में जो जलवाष्प धारण करने की क्षमता है हवा की वो बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से जो कपड़े हैं वो जल्दी जल्दी सूखते हैं। ठीक, और ठंडी हवा में कम होती है गर्म हवा की तुलना में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं शीतलन प्रभाव या कूलिंग इफेक्ट। ये क्या है? कूलिंग इफेक्ट को आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। जैसे मटके में जो जल है वो कैसे ठंडा होता है ये यहाँ पर समझाया गया है। तो देखिए, जो मटका आपने कभी देखा होगा तो देखा होगा ये मटके की सतह से, मतलब आपने अगर अंदर ऐसे पानी भरा है तो आपको बाहर भी जो पानी है वो रिसता हुआ थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखाई देगा, बाहर की सतह भी इसकी गीली आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि जो जल है वो मटके की सतह से बाहर रिसता है और वाष्पित होता है। ठीक है, वाष्पित हो जाता है, जिससे जल पर शीतलन प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मतलब बाहर रिसा जल और फिर वाष्पित हो गया और इससे एक शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये है कूलिंग इफेक्ट या शीतलन प्रभाव, जिसकी वजह से जो मटके में जल है वो ठंडा होता है। आगे हम लोग देखें, ऐसे ही पंखे के नीचे सेम यही कंडीशन बताई गई है कि तभी जब आप पंखे के नीचे, पंखा है मान लीजिए, उसके नीचे अगर आप बैठे हैं तब भी आपको मतलब ठंडक की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि गर्मी के दिनों में जब आप में पसीना आता है तो वो जो पसीना है वो वाष्पित होता है। जब आप पंखे के नीचे बैठोगे तो क्योंकि हवा में वाष्पन तेजी से होगा तो पसीना वाष्पित होने लगेगा। जब पसीना वाष्पित होगा तो फिर आपको शीतलन या कूलिंग इफेक्ट का पता चलेगा और ठंडक की अनुभूति होगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक चीज़ बताई गई थी, पॉट इन पॉट कूलर। इस वजह से मैंने यहाँ पर दे दिया है कि आपको थोड़ा सा इसके भी समझ होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन है, पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन बना के दे दें। तो जो जो चीज़ें इसमें दी होती हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ इसमें समझा पाऊँ। जैसे यहाँ पर पॉट इन पॉट कूलर के बारे में बताया गया है, ये गमलों से बना है। पॉट इन पॉट मतलब पॉट के अंदर पॉट, बस वही चीज़ है कि यहाँ एक देखिए कि ये गमला है और एक अंदर एक और गमला रख दिया है और बीच में रेत भर दी है। ठीक है, और
गीली जूट की जो बोरी है वो लगा दी है और फिर यहाँ पर अंदर सब्जियाँ रखी हैं, ठीक। और इसे ढक्कन से ढक देते हैं तो बताते हैं कि ये सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं। इस तरीके से आप तरोताज़ा रख सकते हैं अपनी सब्जियों को, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बादल हमें वर्षा कैसे देते हैं। बस इसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर जो है ये फिनिश हो जाएगा। इसकी जो एक्सरसाइज थी वो थोड़ा सा हम 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। बादल हमें वर्षा कैसे देते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि जैसे कि हल्की गैसों से भरे जो गुब्बारे होते हैं, आपने देखा होगा गैसों से भरे गुब्बारे, वो वायु में ऊपर उठते जाते हैं ना गुब्बारे। तो उसी तरह जो जलवाष्प है वो वायु से क्योंकि हल्की होती है, इस वजह से वो भी क्या ऐसे ऊपर उठती जाती है, ठीक है। तो एक समय ऐसा आता है कि जैसे जैसे ये ऊपर उठती है तो ये ठंडी होती जाती है। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि जब भी जलवाष्प ठंडा होगा तो तुरंत वो बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा, जल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे ऊपर उठती है तो वैसे वैसे अब ये क्या होगी, ठंडी होती जाती है, ठीक है। और एक निश्चित ऊंचाई पर जलवाष्प जो है वो छोटी छोटी जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। अच्छा, ये जो बूंदे हैं वो किसके आसपास बनेंगी, तो इनको कोई ना कोई एक सहारा चाहिए होता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जो पत्ते हैं उन पर बूंदे गिरी होती हैं, कई बार आपने देखा होगा, ओस आपको दिखाई देती है जिस तरह से, तो वैसे ही इनको कोई ना कोई एक सहारा चाहिए होता है। तो वो सहारा कौन सा, धूल के कण जो होते हैं, धूल के कणों के आसपास ये क्या हो जाती है, संघनित हो जाती हैं, ठीक है। यही जो जल कणिकाएं हैं ये वायु में तैरती रहती हैं और बादल के रूप में हमें दिखाई देती हैं। जब बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर जल की बड़ी बूंद बनाती हैं और ये बूंद जो है वो इतनी भारी हो जाती है कि वो नीचे ऐसे गिरने लगती है और तभी ये जो बारिश है ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं फिर से बता दे रही हूँ कि देखिए जिस प्रकार के से जो हल्की गैस के गुब्बारे होते हैं ऊपर उठते हैं वायु में, उसी प्रकार से जलवाष्प जो है वायु से हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर उठती है। जैसे जैसे ऊपर उठती जाती है तो ठंडी होती जाती है। ठंडी होने पर ये किस में कन्वर्ट होगी, आपको पता होगा, वाष्प जब ठंडा होगा तो वो द्रव में कन्वर्ट होगा, मतलब कि संघनन होकर के ये छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट होगी और ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर के बड़ी बूंद बनाएंगी और फिर ये जो ये भार है ये सहन नहीं कर पाती और ये फिर जल की बूंदें जो हैं ये गिरने लगती हैं और इस तरीके से जो वर्षा है वो होती है। आगे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, जल चक्र। बचपन से आपने पढ़ा होगा, वाटर साइकिल बहुत इजी है, ठीक है। जल महासागरों और पृथ्वी की सतह से जलवाष्प के रूप में वाष्पित होकर, जैसे महासागर जो है उनसे जल जो है वो वाष्पित हो रहा है, पृथ्वी की सतह से जो जल है वो वाष्पित हो रहा है। अब वाष्पित होकर जो वायु है उसमें मिल जाता है और वर्षा, ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है। अभी मैंने आपको समझाया किस तरीके से। फिर से बादल बनाएंगे और फिर बादल से फिर से बारिश होगी, फिर यहाँ पर पानी आएगा सब जगह, फिर इसका वाष्पन होगा। तो इस तरीके से जो चक्र है ये चलता रहता है, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट में दिया गया था कि निम्नलिखित में कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जैसे जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन, जल का द्रव से गैसीय अवस्था में बदलने का क्रम, या छोटी जल की बूंदों से बादलों का बनना, जलवाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन। तो फ्रेंड्स संघनन कहा गया है जलवाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन, ये हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं नीचे दी गई प्रक्रियाओं में किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, वाष्पीकरण, रंग भरना, जैसे रंग भरने में बताया गया है। तो देखिए जब हम पानी के रंगों से रंग भरेंगे तभी तो उसमें जब ये सूखेगा मतलब वाष्पीकरण होगा, तभी ये हमारे रंग जो अच्छे से दिखेंगे, महत्वपूर्ण हो जाएगा। और कागज पर लिखना, तो कागज पर लिखना पेंसिल से तो ऐसा कुछ पानी का कुछ होता नहीं है, बॉल पॉइंट में भी नहीं, स्याही वाला पेन जो होता है, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा क्योंकि इसमें जो स्याही है उसका सूखना जरूरी रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने आज ये चैप्टर कवर किया है। इसके पहले के चैप्टर अगर आपने कवर नहीं किए हैं तो आप कवर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर करा करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।